नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। या सबसे पहले जान लें भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक रूप से भारत को कितने भागों में विभाजित किया है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। यह है भारत। ये मान लीजिए कि यह है अपना भारत। यह भारत है। इसको भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया है, यही हम लोग जानेंगे। इधर देखिए, उत्तर की तरफ पूरा पहाड़ पर्वत ही है। ये पूरा पर्वत ही पर्वत है। मतलब पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला विभाजन किसमें है? ये पहला हो गया। क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मैदान ही मैदान है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि का मैदान। उसके बाद ये देखिए सब मैदान ही मैदान है। इधर असम तक मैदान ही मैदान है। तो ये क्या हो गया? उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा विभाजन किसमें किया गया? उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि मैदान के बाद यहां से प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाता है। ये जहां पे पठार हम लोग पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। ये तीसरा कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय भारत, यानी पठार जिसमें है, प्रायद्वीपीय भारत। इसमें हम लोग पठार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे किस तरफ क्या है? तटवर्तीय मैदान है, तटीय मैदान है। ये सब क्या है? तटीय मैदान है। तट का मतलब इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, और समुंदर के किनारे यानी तट पे है। तो ये कौन सा हो गया? तटीय मैदान। चौथा नंबर, तटीय मैदान। अब इधर देखते होंगे द्वीप है, अंडमान है। इधर देखते होंगे लक्षद्वीप है। तो पांचवा कौन सा हो गया? द्वीप। द्वीप। सारी किताबों में लगभग यही 5 दिया है। एनसीईआरटी 6 टाइप की दी है। इधर बता दी है एनसीईआरटी कि ये मरुस्थल है। राजस्थान के क्षेत्र को अलग भाग में डिवाइड किया है और बताया गया है कि ये मरुस्थल है। यानी छठा कौन सा हो गया? मरुस्थल। तो एनसीईआरटी ने 6 बताया है, मरुस्थल को भी अलग से बताया है। बाकी बुक्स ने मरुस्थल को अलग से नहीं बताया है, बल्कि मरुस्थल को भी मैदान में इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह से भारत का भौतिक विभाजन हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 टाइप। पहला हमने कौन सा देखा? पहला हमने देखा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हमने कौन सा देखा? दूसरा हमने देखा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा हमने कौन सा देखा? इसी में तीसरा हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा हमने इसी में देखा है तटीय मैदान। तटीय मैदान। और पांचवा हमने देखा है द्वीप। और ये एनसीईआरटी के अनुसार छठा क्या है? मरुस्थल। अब देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें 2 चीज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, एक तो पर्वत और दूसरा पहाड़ियाँ। एक तो पर्वत और दूसरा पहाड़ियाँ। इसमें पर्वत है और पहाड़ी है। तो भारत के संपूर्ण भूभाग के 10.6% भाग पर पर्वत है और 18.5% भूभाग पर पहाड़ी है। ये भारत के संपूर्ण भूभाग के 10.6% भाग पर क्या है? पर्वत है। और 18.5 भाग पर पहाड़ी है। और मैदान की बात करें
तो इसी में तटीय मैदान भी जोड़ लीजिए, तटीय मैदान। तो ये भारत के संपूर्ण भूभाग के 43.2% पर है। और प्रायद्वीप की बात करें तो ये 27.7% पर है भारत के संपूर्ण भूभाग के। उसके बाद जो बचा वो द्वीप है। तो हम लोगों ने देखा कि भौतिक विभाजन कितने स्वरूपों में हुआ है, 6। उत्तर का पर्वतीय, उत्तर की तरफ हिमालय है तो मतलब पर्वत है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का मैदान, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके दक्षिण की तरफ तो प्रायद्वीपीय भारत है, पठारीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। देखिए इधर भी सागर, इधर भी सागर, इधर भी सागर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद तटीय मैदान देखते हैं। उसके बाद क्या है? द्वीप है, जिसके चारों ओर जल हो वो द्वीप है। उसके बाद मरुस्थल देखते हैं। तो ये 6 है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय से ही आज स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग हिमालय को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हिमालय की उत्पत्ति में। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। क्या जानते हैं? हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? दूसरा सिद्धांत है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स का संवहन तरंग का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत। तीसरा क्या है? जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत। चौथा कौन सा है? जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। और लास्ट 5वां क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है। लेकिन हम लोग इसमें से कोबर का पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स का पढ़ेंगे। आधुनिक है, आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहीं ना कहीं लगभग प्रासंगिक है और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पूर्णतः प्रासंगिक है। और एग्जाम में यही 2 सिद्धांत पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग कोबर का और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोबर का भूसन्नति सिद्धांत देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोबर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर ने क्या बताया? कोबर ने सबसे पहले बताया कि पर्वतों का निर्माण यानी वलद पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है। कोबर कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक थे।
जर्मन वैज्ञानिक कोबर, ये क्या बताए? इन्होंने बताया कि वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है। पहली बात इनकी ये थी, वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में होता है, भूसन्नतियों में होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि भूसन्नतियां वलित पर्वतों की पालना है। भूसन्नतियां क्या हैं? भूसन्नतियां वलित पर्वतों की पालना है, की पालना है। इन्होंने ये बताया कि भूसन्नतियां वलित पर्वतों की पालना है। भूसन्नति का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो भूसन्नति का विचार सबसे पहले हॉल एवं डाना ने दिया था। भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हॉल एवं डाना, ये दो वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने दिया था। हॉल और डाना द्वारा दिया गया था, डाना दिया गया। देखिए, सबसे पहले विचार भूसन्नति का हॉल एवं डाना ने दिया था। कोबर ने सिर्फ इतना बताया था कि भूसन्नतियों में वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है ये कोबर ने बताया था, और भूसन्नति का विचार हॉल एवं डाना ने दिया था। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, विचार किसने दिया था? तो हॉल एवं डाना ने। भूसन्नतियों में वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो कोबर ने ये बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जान लें भूसन्नति क्या है। कई बार भूसन्नति भूसन्नति वर्ड आया, तो जान लेते हैं क्या है भूसन्नति, किसे कहते हैं भूसन्नति। देखिए, भूसन्नति किसे कहते हैं? कोई छिछला, शकरा, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र होता है। क्या होता है ये? छिछला होता है, और क्या होता है? सकरा होता है, और क्या होता है? लंबाई में विस्तृत, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र होता है, जलीय क्षेत्र, जिसके पास भूखंड पाया जाता है और भूखंडों से अवसाद आकर के इस जलीय क्षेत्र में जमा होते हैं। जिसके पास क्या पाया जाता है? भूखंड पाया जाता है, जिसमें पास के भूखंड से क्या होता है? अवसाद आकर के जमा होता है, जमा होता है। तो भूसन्नति किसे कहते हैं? जो छिछला हो, सकरा हो, लंबाई में विस्तृत हो, और जिसमें उसके आसपास के भूखंड से अवसाद आकर के जमा हो जाए। जैसे देखिए, ये आसपास का भूखंड है, ये भी आसपास का भूखंड है, बीच में क्या है? छिछला सागरी क्षेत्र है। तो इस भूखंड से क्या होगा? नदियां अवसाद ला करके यहाँ पे जमा करेंगी। ये क्या है? ये भूसन्नति है, ये भूसन्नति है। ये क्या है? भूखंड है। ये क्या है? भूखंड है। और क्या हो रहा है? नदियां इस भूखंड से अवसादों को, चट्टानों को, मिट्टी को, कंकड़ को ला करके इस भूसन्नति में जमा कर रही हैं। तो भूसन्नति क्या हो गया? एक सागरी क्षेत्र हो गया ये। अब इस सागरी क्षेत्र में क्या हो रहा है? भूखंड से नदियां अवसादों को ला करके जमा कर रही हैं। तो यही हो गया भूसन्नति। तो जो छिछला हो, सकरा हो, लंबाई में विस्तृत हो, और भूखंड से अवसाद आकर के जमा होता हो, वही हो गया भूसन्नति। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग ले लीजिए। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोबर ने क्या बताया कि पैंजिया का विभाजन हो चुका है। कोबर ने पहली बात क्या बताई? पैंजिया का क्या हो गया? विभाजन। और विभाजन होकर के दो भाग बना, दो भाग हो गया पैंजिया का। पहला इन्होंने बताया अंगारा लैंड, और दूसरे भाग को इन्होंने बताया गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड। देखिए ये हो गई पृथ्वी, ये बीचों बीच एक रेखा जाती थी, भूमध्य रेखा। पूरे पृथ्वी पे एक ही भूखंड पाया जाता था जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे। पूरे पृथ्वी पर एक ही भूखंड पाया जाता था जिसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। और इसके चारों ओर सागर थे, चारों ओर सागर थे इस तरह से, और इस सागर को पैंथालासा कहा जाता था, पैंथालासा। तो कोबर महोदय ने क्या कहा कि पैंजिया का विभाजन हो गया, मतलब ये थी पैंजिया, ये पैंजिया है, अब इस पैंजिया का विभाजन हो गया, बीच से टूट गया, तो ऊपर वाले यानी उत्तर के भाग को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। यही कोबर महोदय ने बताया। उसके बाद दूसरे बात अपने बताए कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग था। अब तो नहीं है, अब तो उत्तरी गोलार्ध यानी यहां पे आ गया है। तो भारतीय प्रायद्वीप को इन्होंने बताया कि गोंडवाना लैंड का भाग था। अब इसमें समझिए ये जो अंगारा लैंड है इसका भी विभाजन हुआ, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना। उसके बाद ये पूरा क्षेत्र यूरेशिया कहलाया, यूरेशिया, यूरेशिया कहलाया। इधर भी विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ, ये क्या कहलाया, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका कहलाया। और इधर ये क्या कहलाया, अफ्रीका कहलाया, ये क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। और इधर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यही अफ्रीका में था भारत, यही था भारत। और ये जो नीचे का ये क्षेत्र है ये अंटार्कटिका कहलाया। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। मतलब आप लोग समझिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि पूरे पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, ये पैंजिया। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ कि इस पैंजिया का विभाजन हुआ दो भागों में, उत्तर का भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और भारतीय प्रायद्वीप को कहाँ बता रहे हैं कोबर महोदय, कोबर महोदय कह रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। मतलब यहाँ पर भी विभाजन हुआ, इस अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ, इसके विभाजन से उत्तरी अमेरिका बना और यूरेशिया बना। यहाँ गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ और यहाँ विभाजन से दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना और ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना। यही अफ्रीका में था भारत, यही था भारत। यही कोबर महोदय बताए कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर क्या होता है, इन दो, ये जो पैंजिया का विभाजन हुआ, एक अंगारा लैंड कहलाया, एक गोंडवाना लैंड कहलाया, इन दोनों के बीच में एक भूसन्नति थी। ये अंगारा लैंड हुआ और ये गोंडवाना लैंड हुआ, इन दोनों के बीच में एक भूसन्नति थी जिसे टेथिस सागर कहा गया। मतलब क्या कहा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक भूसन्नति थी। एक क्या थी, भूसन्नति थी, जिसे क्या कहा गया, टेथिस सागर, टेथिस सागर। इस बात को समझिए। ये थी पृथ्वी, दो भागों में भूखंड पैंजिया विभाजित हुआ। एक ये हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इस अंगारा और गोंडवाना के बीच में देख रहे हैं स्पेस है, इसी स्पेस में एक भूसन्नति थी जिसको टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। ये था इनका। तो मतलब 3 स्टेप इन्होंने अभी तक बताया। पहला स्टेप इन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी पर एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा गया। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया कि इस पैंजिया का विभाजन हुआ किसमें, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। इन दोनों भूखंडों के बीच एक भूसन्नति थी जिसको टेथिस सागर कहा गया। ठीक, और भारत कहाँ था, गोंडवाना लैंड में स्थित था। इतनी बात इन्होंने बताया अभी तक। अब आगे हम लोग देखते हैं,
अगला स्टेप देखते हैं। आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिए। इतना आप सबको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आप सब नोट करते चलिए, नोट्स साथ में बनाते चलिए। अब इसी में देखिए अगला स्टेप इन्होंने क्या बताया कि क्या था, ये इन्होंने बताया कि ये क्या है, गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है। यहीं पे क्या है, भारत है। इधर क्या बताया इन्होंने, ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है, मतलब ये चीन वाला भाग है, चीन वाला भाग है। इसको क्या बताया इन्होंने, यही भूसन्नति है जिसको टेथिस सागर कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। तो भूसन्नति की डिफिनीशन में हमने क्या बताया था, भूसन्नति की डिफिनीशन में बताया कि छिछला हो, सकरा हो, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र हो, छिछला हो, सकरा हो, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र हो, और भूखंडों से उसमें अवसाद आकर के जमा होते हो। अब देखिए तो अगला स्टेप इनका क्या हो जाएगा, ये पहला था, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अब अवसाद आकर के जमा होंगे। इसमें क्या होंगे, अब अवसाद आकर के जमा होंगे। देखिए अब यहां से नदी क्या करेगी, अवसाद लाएगी, ये नदियां हैं, ये नदियां हैं, यहां क्या करेंगी, अवसाद ला करके जमा करेंगी, क्या करेंगी, अवसाद, अवसाद जमा करेंगी। यही तो था भूसन्नति की डिफिनीशन। यहां पे क्या हो गया, अवसाद आकर के जमा हो गया, यही बताया है कोबर महोदय ने। और उन्होंने बताया तीसरे स्टेप में कि ये जो अवसाद आकर के जमा हो रहे हैं, इन अवसादों से, ये जो अवसाद आकर के यहाँ पे जमा हुए हैं, इन अवसादों के वजन से ये भूसन्नति अवतलित होने लगी, मतलब नीचे की ओर झुकने लगी इस तरह से, ये इसमें अवतलन होने लगा, नीचे की तरफ झुकने लगी। ये इन्होंने चौथा स्टेप था कि अवसादों के भार से, वजन से भूसन्नति अवतलित होने लगी, मतलब नीचे की तरफ झुकने लगी। और इसी में पांचवा स्टेप इन्होंने ये बताया कि अब आप लोग कॉमन सेंस लगाइए कि जब ये नीचे की तरफ झुकने लगेगी तो ये भूखंडे को क्या करेगी, अपने अपने करीब खींचेगी, और जब ये भूखंड खींचेंगे तो यहाँ पे जो अवसाद हैं उन पर एक दाब लगेगा, और दाब के कारण क्या होगा, वलन पड़ जाएगा। दाब के कारण क्या होगा, वलन पड़ जाएगा। इन्होंने ये बताया, ये देखिए नीचे की तरफ झुकने लगी, मतलब कुछ इस आकार की झुक गई। जब इस आकार की ये झुक गई भूसन्नति, मतलब ये और अधिक संकरी हो गई, मतलब और अधिक संकरी जब हो गई तो इसका क्या हो गया, संकुचन हो गया। और संकुचन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो अवसाद थे उन अवसादों पे यहाँ से दबाव पड़ा, और जब दबाव पड़ा तो क्या हुआ, वलन पड़ गया, वलन पड़ गया, वलन पड़ गया। और इसी वलन से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इधर कुनलुन शान पर्वत की उत्पत्ति हुई चाइना की तरफ। ये स्टेप उन्होंने बताया, आप लोग समझ गए होंगे, समझिए इसको। जब अवतलित हुई तो नीचे की तरफ गई तो और संकरी हो गई, जब और नीचे की तरफ ये गई संकरी होते हुई संकुचित हो गई, और जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो इन भूखंडों को अपनी तरफ खींचेगी, और जब ये भूखंड नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे एक दाब लगेगा, और दाब के कारण क्या होगा, यहाँ जो अवसाद हैं उन अवसादों में वलन पड़ जाएगा, वलन पड़ जाएगा। ये वलन एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या अत्यधिक हो सकते हैं। तो इधर भी क्या होगा, दाब लगेगा, इधर भी वलन पड़ जाएगा, और बीच में क्या होगा, दाब अत्यधिक नहीं पड़ेगा, इस वजह से अत्यधिक ऊंचा नहीं उठेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पठार का रूप ले लेगा, जैसे तिब्बत का पठार। तो इसको इन्होंने क्या कहा, यही वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। और ये जो भारत की तरफ है ये हो गया हिमालय, और ये चाइना की तरफ वाला क्या हो गया, कुनलुन शान, कुनलुन शान। और ये जो बीच में दिखा इसको इन्होंने कहा मध्य पिंड, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, मध्य पिंड, या इसको इन्होंने कहा अंतः पर्वतीय क्षेत्र, अंतः पर्वतीय क्षेत्र।
मतलब दो पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है अंतः पर्वतीय क्षेत्र, तो तिब्बत का पठार है ये, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। एक बार हम लोग पूरे स्ट्रक्चर से रिवाइज कर लें तो इन्होंने क्या कहा, पूरे पृथ्वी पर एक ही भूखंड था जिसको पैंजिया कहा गया, पैंजिया कहा गया, और इसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र था, जलीय सागर था जिसको पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। फिर क्या हुआ, ये जो एक भूखंड था इसका भी विभाजन हुआ, उत्तर के भाग को अंगारा लैंड, दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ये हो गया अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक जलीय भूसन्नति थी जिसको टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। और भारत को इन्होंने कहाँ बताया, गोंडवाना लैंड का भाग बताया। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि मतलब ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन बनी और नदियां इन भूखंडों से ला करके अवसादों को इस टेथिस सागर में जमा करती थी। फिर क्या हुआ, इस टेथिस सागर में नदियां अवसादों को जमा कर रही थी तो ये टेथिस सागर उन अवसादों के वजन से अवतलित होने लगी, नीचे की तरफ झुकने लगी इस तरह से। अब ये नीचे की तरफ झुकने लगी। फिर अगला स्टेप क्या बताया कि जब ये नीचे की तरफ झुकने लगी तो और अत्यधिक संकुचित हो गई, संकरी हो गई, संकुचित हो गई, जिससे क्या हुआ, ये दोनों भूखंडे को अपनी तरफ खींचने लगी, जिससे यहाँ जो अवसाद जमा थे उन अवसादों में वलन पड़ गया, ये वलन पड़ गया। और बीच में फोर्स कम काम किया, दाब कम काम किया, इसलिए वो वलन नहीं पड़ पाया और पठार का रूप ले लिया, जिसको मध्य पिंड कहा गया या अंतः पर्वतीय क्षेत्र। ऐसे पठार जो दो पर्वतों के बीच फंसे हों उनको अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 वलन पड़े, मतलब पहला जो वलन पड़ा वो बृहद हिमालय बना, दूसरा वलन पड़ा तो लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय बना, और तीसरा वलन पड़ा तो शिवालिक बना। इन्होंने कहा कि एक वलन भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, अत्यधिक भी पढ़ सकते हैं। और इधर जो वलन पड़े, 2 पड़े, ये चाइना का जो कुन लुन शान पर्वत बना, पर्वत बना। ये इतने स्टेप इन्होंने बताए। तो यही नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, हूबहू समझ में आ गया होगा, या हम इसको लिख देते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। इन्होंने क्या स्टेप बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि दोनों तरफ के, क्या बताया, दोनों तरफ के, देखिए दोनों तरफ के भूखंडों से नदियां क्या ला रही हैं, अवसाद ला करके जमा कर रही हैं। तो इसको लिख लीजिए, दोनों तरफ के भूखंडों से नदियां अवसाद लाकर जमा कर रही हैं। कहाँ जमा कर रही हैं, टेथिस भूसागर में या टेथिस सागर में लाकर टेथिस सागर में जमा कर रही हैं, जमा कर रही हैं या जमा कर रही थी, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, इन अवसादों से, इन अवसादों के वजन से टेथिस सागर अवतलित होने लगा, मतलब नीचे की तरफ झुकने लगा। अवसादों के भार से क्या हुआ, अवसादों के भार से टेथिस सागर अवतलित होने लगा, अवतलित होने लगा। ये स्टेप था। अगला क्या स्टेप बना इसमें, अगला स्टेप ये बना कि जब ये अत्यधिक अवतलित हो गई तो संकरी हो गई, और संकरी होने के कारण इस संकुचित हो गई, और जब यह संकुचित हुई तो इन 2 भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी, जिससे यहाँ पे जो अवसाद थे उन पे एक दाब पड़ा, और दाब के कारण उनमें वलन पड़ गया। अगली स्थिति क्या थी, जब अवतलित हो गई तो क्या हो गई, सकरी हो गई। तो क्या हो गया भूसन्नति में, भूसन्नति सकरी हो गई, सकरी हो गई, सकरी हो गई। फिर क्या हुआ, उसमें संकुचन होने लगा, भूसन्नति में संकुचन होने लगा, संकुचन होने लगा। और जब नीचे की तरफ कोई चीज जाएगी तो ऊपर जो है उससे जुड़ा है,
वो भी अपनी तरफ नीचे की तरफ ही खींचेगी। तो क्या हुआ है, भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी अवसादों में, जिसके कारण दाब से वलन पड़ा। तो हमने क्या देखा, भूसन्नति क्या होने लगी, संकुचित होने लगी, संकुचन होने लगा। और इसी संकुचन के कारण क्या हुआ, संकुचन के कारण क्या हुआ, इसमें ये दोनों भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी, भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी, अपनी तरफ खींचने लगी, भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी। जब भूखंड इसकी ओर खींचेंगे तो दोनों भूखंड एक दूसरे के करीब भी तो आने लगेंगे, जिससे दोनों भूखंड एक दूसरे के करीब आने लगे, जिससे दोनों भूखंड एक दूसरे के करीब आने लगे। इतनी बात इसमें हो गई, इतना आप लोग समझ गए। फिर क्या हुआ, जब ये भूखंडों को अपनी ओर खींचने लगी, खींचने के कारण यहां पे क्या हुआ, दाब पड़ा, और दाब के कारण ये अवसाद वलित हो गया, अवसाद में वलन पड़ गया। तो अगली बात इन्होंने यही बताई है कि इसमें वलन पड़ गया, जिससे दोनों किनारों पर वलन पड़ गया, दोनों किनारों पर दाब के कारण वलन पड़ गया, के कारण वलन पड़ गया, जिससे क्या हो गया, वलित पर्वत का निर्माण हो गया। और बीच में दाब कम काम किया, जिस कारण से वो अत्यधिक ऊंचा नहीं हो पाया, पठार का रूप ले लिया। दो वलित पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है, पठार होता है, उसको अंतः पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। और हमेशा जहां जहां वलित पर्वत पाए जाएंगे वहां वहां पठार पाए जाएंगे। जैसे ये भारत है, इधर चाइना है इस तरह से, और यहीं पे तिब्बत भी है ना। तो भारत और चाइना के बीच में ही तो तिब्बत है, यानी यहां भी वलित पर्वत है, यहां भी वलित पर्वत है, और बीच में क्या है, पठार है तिब्बत का। तो यही इतना स्टेप इन्होंने बताया। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ, कोबर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति बड़े स्पष्ट तरीके से बता दी, हो भी गई हुई हिमालय की उत्पत्ति। लेकिन इनमें इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, ये पूर्णतः प्रासंगिक अर्थात पूर्णतः सत्य नहीं है। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, तो आलोचना हम लोग देख लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना क्या है इनकी, आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी बात सत्य है। तो इन्होंने पहली बात बताई कि वलित पर्वत का निर्माण भूसन्नति से होता है। वलित पर्वत का निर्माण किससे इन्होंने बताया, भूसन्नति से। ये बात क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जब इस हिमालय का परीक्षण किया गया या कुनलुन सान पर्वत का परीक्षण किया गया, तो उसमें बहुत से ऐसे जीवाश्म पाए गए जो जलीय थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण भूसन्नति में या जलीय क्षेत्र में हुआ होगा, भले आज ये ऊंचाई पे है। तो इसलिए इनका पहली बात जो था ये सत्य था। इनका दूसरी बात ये थी कि अवसाद के वलन से हिमालय व तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, ये भी बात सत्य थी। इनका क्या कहा कि अवसाद में वलन के कारण किसका निर्माण हुआ, हिमालय का और तिब्बत का। इनकी ये बात भी सत्य थी, ये दो बात सत्य थी। लेकिन जहां लेकिन लग जाता है वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन शब्द बहुत गड़बड़ शब्द है। लेकिन क्या हुआ, अब समझिए, इन्होंने बताया कि जब ये संकुचित हुई तो दोनों भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी। इस खिंचाव से ये जो अवसाद थे, इन अवसादों पर एक दाब लगा, जिससे वलन पड़ गया। तो यहां मामला गड़बड़ हो गया कि जो दाब लगा वो कौन सा दाब था, कौन सा ऐसा फोर्स लगा जिसके वजह से इतना दाब लग गया कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो गया। कौन सा ऐसा फोर्स था जो भाई यहां पे लगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा। कौन सा फोर्स ऐसा लगा जिससे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो गया। तो कोबर महोदय
इस फोर्स की व्याख्या, इस बल की व्याख्या नहीं कर पाए, इस बल की व्याख्या नहीं कर पाए। तो यही कहा जाता है। लेकिन भूसन्नति के अवतलन या संकुचन से कौन सा बल लगा जिससे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो गया, ऊंचे पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस बल की व्याख्या कोबर महोदय नहीं कर पाए, इस बल की व्याख्या कोबर महोदय नहीं कर पाए। तो कोई ना कोई बल की व्याख्या किया होगा। तो हाँ, बल की व्याख्या कौन किया? बल की व्याख्या कौन किया? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने किया, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने किया। लेकिन जो इनकी भूसन्नति सिद्धांत है, इसमें अधिकतर बातें प्रासंगिक हैं। सिर्फ बल का एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बल की व्याख्या नहीं कर पाए, बाकी इनकी बातें सत्य हैं। तो ये इनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन थी। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कहा सबसे पहले कोबर महोदय ने। कोबर महोदय ने कहा कि पूरी पृथ्वी एक भूखंड थी, पूरी पृथ्वी पर एक भूखंड था जिसको क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। और इसके चारों ओर क्या था? सागर था, जिसको क्या कहा गया? पैंथालासा कहा गया। फिर क्या हुआ? ये अगला स्टेप में ये भूखंड 2 भागों में टूट गया। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड, दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। और दोनों अंगारा और गोंडवाना के बीच में एक सागर था जिसको टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति कहा गया। टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति कहा गया। फिर अगला स्टेप इन्होंने बताया कि जैसे ये हो गया, ये इधर गोंडवाना हो गया, गोंडवाना हो गया, इधर क्या हो गया? अंगारा हो गया, अंगारा हो गया, अंगारा लैंड हो गया। आप हमको ये बताइए, टेथिस यानी किसी भी भूसन्नति में क्या होता है? भूखंड से अवसाद जाकर के जमा होते हैं। तो यहाँ भी इस भूखंड से और इस भूखंड से अवसाद जाकर के जमा होने लगे, अवसाद जमा होने लगे। तो अगला स्टेप क्या हुआ? इन अवसादों से इसमें क्या हुआ? और इन अवसादों के कारण इस भूसन्नति में क्या हुआ? अवतलन हुआ। ये क्या हो गया? अवतलन हो गया। और अत्यधिक वजन था इस अवसाद का, और अत्यधिक वजन से क्या हुआ? इसका और ज़्यादा अवतलन होने लगा। और अत्यधिक अवतलन से ये कुछ इस प्रकार की बन गई, और अत्यधिक संकरी बन गई। जब और अत्यधिक संकरी बन गई तो इसमें संकुचन बल काम किया, संकुचन हुआ। और इस संकुचन के कारण इन्होंने कहा कि जब ये और नीचे की तरफ जाने लगी संकुचित होकर के, तो इन भूखंडों को अपनी तरफ खींचने लगी, जिससे यहाँ पे जो अवसाद थे उन अवसादों में एक दाब लगा, एक दाब लगा। इन्होंने क्या बताया? ये था जब ये अवतलित होकर के, संकुचित होकर के और नीचे जाने लगी तो इस भूखंड को अपनी तरफ खींचने लगी। जब ये अपनी तरफ खींचने लगी तो जहाँ ये अवसाद थे, इन अवसादों पे क्या हुआ? दाब लगा। जब किसी चीज़ को इस तरह से दबाया जाएगा दोनों तरफ से, तो जो चीज़ किनारे किनारे रहेगी क्या होगा? वहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा, तो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। तो वही इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो दाब लगा, इससे वलन पड़ गया अवसादों में, और हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरफ कुनलुनसान पर्वत का निर्माण हुआ। बीच में दाब कम पड़ा, इसलिए वो अत्यधिक ऊंची नहीं उठ पाई, तो तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। ये पूरा फिगर था इनका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या हुआ था? एक ही भूखंड था पैंजिया, फिर उसका विभाजन हुआ, बना क्या? उत्तर की तरफ अंगारा लैंड, दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड, और अंगारा गोंडवाना के बीच में टेथिस भूसन्नति थी। फिर क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पे बहने वाली नदियां अवसादों को ला करके उस टेथिस भूसन्नति में जमा करती थी। अब क्या हुआ?
उस अवसाद के वजन के कारण टेथिस भूसन्नति अवतलित होने लगी, नीचे की तरफ झुकने लगी। फिर क्या हुआ कि नीचे की तरफ झुकने के कारण अत्यधिक संकरी हो गई और संकुचित हो गई। जब संकुचित होने लगेगी, कोई चीज नीचे की तरफ झुकने लगेगी तो ऊपर जो उससे जुड़ा है उसको भी अपनी तरफ खींचेगी। जब उसको अपनी तरफ, दोनों भूखंडों को अपनी तरफ वो खींचने लगी तो भूखंडों के बगल बगल में यानी जो अवसाद थे उन पे क्या पड़ा, फोर्स पड़ा, और उस फोर्स के कारण वो वलित हो गए, ऊपर की तरफ उठ गए, जिससे इस साइड हिमालय, इस साइड क्या हो गया, कुनलुन सान का निर्माण हो गया। बीच में फोर्स ज्यादा नहीं काम किया, जिस कारण से क्या हुआ, पठार का निर्माण हुआ, अत्यधिक ऊंचे नहीं उठ पाए। इतनी कॉन्सेप्ट थी कोबर महोदय की। और इसमें इनकी दो बातें सत्य थी कि वलित पर्वत का निर्माण भूसन्नतियों से होता है, हिमालय और कुनलुन सान तिब्बत ये सब का निर्माण अवसादों के वलन पड़ने से हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सा फोर्स था जिससे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो गया, उस फोर्स को एक्सप्लेन कोबर महोदय नहीं कर पाए। उसका एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने किया। इतनी बातें थी, ये इसका फिगर था। आप लोगों के समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।